वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों को स्टार्ट तो करना था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और साइन कन्वेंशन को फिर से समझाने को, तो इसलिए बिफोर डिस्कसिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हम लोग आज जो कवर करेंगे उसमें पहला हम लोग ये कवर करेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है फिर से, जबकि ये बात हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा था कि नहीं समझ आया है, तो इसलिए दोबारा से बता रही हूँ। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है पहले ये डिस्कस करा जाएगा। उसके बाद हम सेकेंड टॉपिक लेंगे इसका साइन कन्वेंशन, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको साइन कन्वेंशन समझ पाएंगे उसके बाद ही आप ई सेल निकाल पाएंगे, है ना। जब आप ये निकाल लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम ई सेल की गणना कैसे कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, इसको आप बेटा सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल, यानी कि आपके सेल का जो विभव है ना, सेल का जो विभव है उसको सेल पोटेंशियल कहते हैं, और ई सेल से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ों के बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। और फिर उसके बाद इस सीरीज़ के एप्लीकेशन की कोशिश रहेगी कि नास्ट इक्वेशन भी हम लोग देख सकें जितना हो सकेगा, है ना। और नास्ट इक्वेशन भी देखेंगे, और नास्ट इक्वेशन के बाद इसमें एक आपका सेल का जो साम्य स्थिरांक होगा उसको देखेंगे और एन फैक्टर को देखेंगे। ठीक है, नास्ट इक्वेशन के बाद हम लोग देखेंगे नास्ट इक्वेशन एंड सेल पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। उसके बाद प्रेडिक्शन ऑफ एन फैक्टर देखेंगे, और आज का इतना टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि लास्ट में हम लोग इसका साम्य स्थिरांक के बारे में भी देख पाएँ कि नास्ट इक्वेशन से हम इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा यदि आप लोगों को दिक्कत होता हो तो मैं इसकी हिंदी भी साथ साथ लिखते चलूँ, आप लोग मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो इतना टॉपिक मैंने सोचा है कि आज हम लोग इसको कवर कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, वो आपका एक्चुअली किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अपचयन विभव, इसी को हम जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में नोट करते हैं। मतलब जब हम निकालते हैं ना, तो अगर हम ऑक्सीकरण, जैसे हमने 2 इलेक्ट्रोड लिया, हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड लिया। ठीक है,
जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक तो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, और एक हमारा क्या होता है, मेटेलिक इलेक्ट्रोड होता है। तो जब हम इन दोनों को ही आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, है ना, पूरा हम नहीं बना रहे हैं, तो इसमें जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो दो तरीके से काम करता है ना। या तो ये कैथोड की तरह काम करेगा या तो ये एनोड की तरह काम करेगा। ये न्यूट्रल है ना, तो इसलिए ये दोनों तरीके से काम करता है। तो अगर ये कैथोड है तो ये एनोड की तरह काम करेगा, ठीक है। और अगर ये एनोड है आपका तो ये कैथोड की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेटा आप जानते हैं कि आपका जो एनोड होता है ना, उस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जिस पे ऑक्सीडेशन होता है उसका जब हम पोटेंशियल ज्ञात करते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें प्राप्त होता है। और अगर हम रिडक्शन करते हैं कैथोड पर, क्या होता है, हमेशा कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है। तो जब रिडक्शन होता है तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात होता है, ठीक है। तो जब हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्ञात होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखने का तरीका क्या है कि हम दिखाएंगे कि ऑक्सीडेशन मेटल पे हो रहा है, ठीक है। मेटल पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हमारे मेटल रॉड पे रिडक्शन हो रहा है तो हम क्या दिखाएंगे कि मेटल पे रिडक्शन हो रहा है। तो इसको दिखाने का तरीका क्या है, सेल को जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाया जा चुका है कि इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, है ना। इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपका मान लीजिए ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ कि मेटल है, मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, और त्यागने के बाद क्या करता है, वो सॉल्यूशन में जा करके है ना, क्या बना देता है, धनावेश बता देता है, धनायन बना देता है। तो यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में रहता है और एक्वस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो अगर हमें इसको इलेक्ट्रोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, एम सॉलिड सिंगल लाइन, एम एन, सॉरी एक मिनट, एन जो है चार्ज में रहेगा, ठीक है, एम एन, इस पे एन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट के लिए, जैसे मान लीजिए आपका एलिमेंट है जिंक, और अगर आपका जिंक का इलेक्ट्रोड है तो हम जिंक सॉलिड लिखेंगे, एक खड़ी लाइन बनाएंगे, फिर जिंक लिखेंगे, एक्वस लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, जिंक इलेक्ट्रोड। ये हमारा क्या हो गया, जिंक इलेक्ट्रोड। कैसा है, ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जब ऑक्सीडेशन होगा बेटा तो जो हमारा विभव प्राप्त होगा वो कैसा विभव प्राप्त होगा, ऑक्सीडेशन विभव प्राप्त होगा, ऑक्सीकरण विभव प्राप्त होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और इसी तरीके से इसका उल्टा, इसी तरीके से अगर रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोड पर, किसी इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन होने का मतलब क्या है कि वो जो मेटल है वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में से क्या करेगा, रॉड पर आएगा और रॉड से इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रलाइज होके निक्षेपित हो जाएगा, और निक्षेपित होने के बाद अपना पॉजिटिव चार्ज रॉड को दे देगा, और रॉड किस तरह से बिहेव करने लगेगा, कैथोड की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इस तरीके से बेटा एनोड और कैथोड के ऊपर जो हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन है वो ये बताता है कि जब हमारा विभव नापा जा रहा है उस समय रॉड ऑक्सीडेशन वाला है यानी एनोड है या कैथोड है। अगर वो एनोड है तो वो एनोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा, अगर वो कैथोड है तो कैथोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात।
अब देखिए, जब हमें ये पता चल गया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, कैसे नापेंगे, है ना, तो इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल हम ये बता सकते हैं कि कौन सा जो है इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा या किस पे रिडक्शन होगा, या किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, जितना अधिक होगा, उसकी ऑक्सीडाइज होने की प्रकृति उतनी ज़्यादा होगी, वो इतना ही आसानी से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उतना ही आसानी से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी ऑक्सीकृत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो जो ज़्यादा आसानी से बेटा ऑक्सीकृत हो जाता है, जो ज़्यादा आसानी से ऑक्सीकृत होगा, वह उतना ही अच्छा क्या होगा, अपचायक होगा। जो ऑक्सीकृत होता है बेटा वो क्या होता है, वो अपचायक होता है। वह कैसा अपचायक होगा, उतना ही प्रबल अपचायक होगा। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना आसानी से ऑक्सीडेशन और उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसी का रिवर्स अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही आसानी से वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, और उतना ही अच्छा वो क्या होगा, वो उतना ही अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी ऑक्सीडेंट होगा। ठीक है, ऑक्सीकारक, इसको आप लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो इस तरीके से हम जब आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखेंगे तो उसमें हम जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसी के आधार पर हम बात करेंगे कि कौन कितना अच्छा अपचायक है या ऑक्सीकारक है। तो जो जितना अच्छा अपचायक होगा वो दूसरे को उतने ही आसानी से क्या कर देगा, ऑक्सीकृत कर देगा। ठीक है, जो जितना अच्छा अपचायक होगा वो उतनी ही आसानी से अपचयित कर देगा। ठीक है ना, तो जो जितना अच्छा अपचायक होगा वो उतनी ही आसानी से क्या करेगा, दूसरे को अपचयित कर देगा और स्वयं क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, चिन्ह परिपाटी की। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव की चिन्ह परिपाटी, मतलब चिन्ह परिपाटी का मतलब हुआ बेटा कि आपका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना, साइन कन्वेंशन। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन कन्वेंशन अगर हम देखें तो हम कैसे साइन को समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो हाफ सेल होगा, है ना, हाफ इलेक्ट्रोड होगा, है ना, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं तो हाफ सेल रिएक्शन हम देखेंगे तो वो या तो कैसी होगी, ऑक्सीडेशन की होगी या तो रिडक्शन की होगी। ठीक है, तो ऑक्सीकरण होने पे वो ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन होगा, है ना, ऑक्सीडेशन जब होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है ना, एनोड पर जब हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो IUPAC ने ये बताया, जो चिन्ह परिपाटी है वो किसने बताया, IUPAC ने बताया था 1957 में। ठीक है, उसने बताया कि अगर आपका मानक ऑक्सीकरण विभव अगर आप नापते हैं, है ना, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोड का क्या नाप रहे हैं, मानक ऑक्सीकरण विभव, तो ये जो मानक ऑक्सीकरण विभव है वो मानक अपचयन विभव के बराबर होगा, वो मानक अपचयन विभव के बराबर होगा। ये तो एकदम समझ लीजिए कि दोनों की वैल्यू बराबर होगी, बट
अंतर क्या होगा, जो मानक ऑक्सीकरण विभव जब आप ज्ञात करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ज्ञात करेंगे, जबकि उसको जब आप इक्वलाइज करेंगे अपचयन विभव से तो उतना ही मान रहेगा, लेकिन वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात इसने IUPAC ने कही कि जो हमारा मानक अपचयन विभव है, जो हमारा क्या है, मानक अपचयन विभव है ना, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो क्या है, अपचयन विभव है। वो क्या है, अपचयन विभव है। यानी मानक अपचयन विभव जो आप निकालेंगे वही आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए जो होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए जो होगा वो मानक अपचयन विभव के बराबर होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है। किसी भी केस के लिए, चाहे वो आपका कोई भी केस हो, चाहे वो केस आपका कैसा हो, ऑक्सीकरण का हो या रिडक्शन का हो, है ना, सभी केसेस में आपका जो इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो किसके बराबर होगा, रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है। तो अब अगर हम ऑक्सीकरण निकाल रहे हैं, ऑक्सीकरण निकाल रहे हैं तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा और वही चीज़ यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है। जैसे आपने एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीकरण विभव का। तो आप जानते हैं जिंक सॉलिड से चेंज होता है किसमें, जिंक एक्वस में, है ना, और कितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो हमारा निकलता है वो क्या निकलता है, E0 ऑक्सीडेशन निकलता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.76 वोल्ट होती है। ठीक है, 0.76 वोल्ट होती है। ठीक है। अब इसी का अगर हम कहें कि इसका आप बताइए कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल बेटा होगा इसका जस्ट उल्टा, -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। और यही इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। यही इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप किसी का क्या निकाल रहे हैं, मानक रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं, मानक अपचयन विभव निकाल रहे हैं, तो जो मानक अपचयन विभव आप निकालेंगे वो बराबर होगा मानक ऑक्सीकरण विभव के। ठीक है, एकदम बराबर होगा, लेकिन वैल्यू क्या होगी बेटा, जस्ट नेगेटिव। ठीक है। अगर आपने मानक अपचयन विभव निकाला किसी भी एलिमेंट के, किसी भी मेटल के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए आपने क्या निकाला, अपचयन विभव निकाला, तो अगर आप उसको ऑक्सीकरण विभव में बदलेंगे तो उसके साथ आपको नेगेटिव वैल्यू लगाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे अगर आपका कॉपर है ना, कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। अब ये कॉपर का इलेक्ट्रोड कैसे बनता है, ये 2 पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है। वो क्या करता है, एक्वस सॉल्यूशन में से रॉड पर आता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्या कर जाता है, निक्षेपित कर जाता है कॉपर सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है। और यहाँ पे इसका ये क्या है, ई रिडक्शन पोटेंशियल है। ई रिडक्शन पोटेंशियल इसका होता है बेटा 0.34 वोल्ट। अब देखिए ई रिडक्शन कितना है, 0.34 वोल्ट। अगर हम इसका ई ऑक्सीडेशन निकालना चाहें तो कितना निकलेगा सेम वैल्यू रहेगी, बस क्या हो जाएगी, माइनस के साथ हो जाएगी, -0.34 वोल्ट। कितना हो जाएगा, माइनस इज इक्वस टू -0.34 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ रही बात। एक बार फिर से बताती हूँ कि IUPAC ने बताया कि मानक इलेक्ट्रोड विभव हमेशा ही मानक अपचयन विभव के रूप में लिखा जाएगा। दूसरी बात, अगर हम इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण का है
यानी एनोड है तो ऑक्सीकरण विभव प्राप्त होगा और उसकी वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त होगी, जो कि इक्वल होगी नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के। ठीक है, यानी अगर हमें किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव दिया है तो हम उसको अपचयन विभव में बदल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ माइनस का चिन्ह लगा के। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई कैथोड है उस पर अपचयन हो रहा है तो हम अपचयन विभव निकालेंगे। जब हम अपचयन विभव निकालेंगे तो उस अपचयन विभव को अगर हमें ऑक्सीकरण विभव के इक्वलाइज करना है तो क्या करना है, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू, मतलब मानक अपचयन विभव ऑक्सीकरण विभव के बराबर है और ऑक्सीकरण विभव अपचयन विभव के बराबर है। अंतर कितना है, अंतर सिर्फ इतना है कि अगर आपका पॉजिटिव ऑक्सीकरण विभव है तो अपचयन विभव नेगेटिव होगा और अगर अपचयन विभव पॉजिटिव है तो ऑक्सीकरण विभव नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब देखिए बात करते हैं हम लोग ई सेल की, कि हम लोग सेल का जो है अपचयन विभव कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, सेल विभव जिसे आप कहते हैं। अगला टॉपिक हम ले रहे हैं सेल विभव। किसी सेल का पोटेंशियल ई सेल हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। सेल विभव क्या होता है बेटा, जब हम कोई सेल बनाते हैं, आप जानते हैं इसमें जब हम कोई सेल बनाते हैं ना तो इसमें हम क्या लेते हैं, एक एनोड लेते हैं और दूसरा हम क्या लेते हैं, कैथोड लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर एक विभवांतर उत्पन्न होता है। एक क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। इसी को हम EMF ऑफ द सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल कहते हैं, या सेल पोटेंशियल कहते हैं। ये सेल पोटेंशियल जो है बेटा वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। ये सेल पोटेंशियल आपके कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स हैं आपके, पहला तो आपका रिएक्टेंट की जो नेचर है, रिएक्टेंट का नेचर ऑफ रिएक्टेंट यानी अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा हमारा किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो अर्ध सेल है, हाफ सेल, जो ये हाफ सेल है ना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये रिडक्शन हाफ सेल, दोनों हाफ सेल है ना। तो इस हाफ सेल में क्या हुआ, एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, तो सेल के भीतर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उस सॉल्यूशन की सांद्रता कैसी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन हाफ सेल। हाफ सेल के भीतर जो सॉल्यूशन है उसकी सांद्रता पे डिपेंड करता है। और तीसरा चीज़ क्या डिपेंड करता है, टेम्परेचर। ठीक है, ये तीन ऐसे कारक हैं जिनके ऊपर सेल पोटेंशियल डिपेंड करता है। अब रिएक्टेंट की प्रकृति मतलब जो मेटल का रॉड है आपका, वो मेटल का रॉड किस प्रकृति का है, प्रबल धनावेशित है, ऋण या अधातु है ना। तो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो उसका जो है पोटेंशियल कैसा होगा। ठीक है, और दूसरी बात उसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा है, इस सॉल्यूशन का आयनाइजेशन कितना होगा, कैसा होगा, इस पे भी डिपेंड करेगा। और तीसरा आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की, जो हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमें ज़रूरी है समझना, जिसको आप कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी सेल का जो पोटेंशियल हम ज्ञात करते हैं वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में अगर ज्ञात करते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, E0 सेल। उसको हम क्या लिखते हैं, E0 सेल। अब E0 सेल ज्ञात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम किसका ज्ञात कर रहे हैं, सेल के अंदर जो एनोड और कैथोड है उसके अंदर के विभवांतर को ज्ञात कर रहे हैं। तो जब विभवांतर को ज्ञात करेंगे तो यानी दोनों का विभव ज्ञात होना चाहिए। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो ई ऑक्सीडेशन या ई रिडक्शन या ई रिडक्शन ऑफ बोथ या ई ऑक्सीडेशन ऑफ बोथ, तो इसके तीन केसेस आपको मिलते हैं कि आपने तीन केसेस देखा इसमें, जिससे कि पिछले भी हमने उसमें बताया था कि अगर आपको ई ऑक्सीडेशन एंड ई रिडक्शन पता है, यानी कि ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव पता है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप निकालेंगे E0 सेल इज इक्वल टू
E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। अब रिडक्शन कहाँ होता है बेटा? कैथोड पे होता है, तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख देंगे E0 कैथोड प्लस E0 एनोड। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक, ये आपका पहला है केस, जबकि आपने ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन दिया हुआ है, यानी आपको एनोड और कैथोड दोनों का ही क्या दिया हुआ है, अलग अलग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। लेकिन इन केस कि आपको दोनों इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, यानी दोनों ही केस में क्या मिला हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल, ई रिडक्शन प्लस ई रिडक्शन ही मिला हुआ है। मतलब आपको कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात है और एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही ज्ञात है। ऐसी परिस्थिति में हम जब E0 सेल निकालेंगे, ऐसी परिस्थिति में जब हम E0 सेल निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे बेटा? निकालेंगे E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और इसी को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, 50 समझने से बेहतर है कि एक समझ लिया जाएगा। अभी बता देती हूँ कैसे। और मान लीजिए दोनों ही का हमें क्या पता है, दोनों ही इलेक्ट्रोड का हमें क्या पता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है। दोनों ही इलेक्ट्रोड का हमें क्या पता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है। तो E0 सेल बराबर हम क्या निकाल देंगे, E0 ऑक्सीडेशन माइनस E0 रिडक्शन। अब ये 3 फॉर्मूला याद करने से अच्छा है कि आप समझ करके सिर्फ इस एक फॉर्मूले को याद कीजिए और इसी का प्रयोग कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिया हुआ है तो रिडक्शन को एज रिडक्शन यूज़ कर लीजिए। समझ में आ रही बात? रिडक्शन को एज रिडक्शन यूज कर लीजिए, मतलब कैथोड की वैल्यू एज इट इज़ रख लीजिए, और एनोड की वैल्यू आपको ऑक्सीडेशन फॉर्म में दी गई है तो इसको रिडक्शन फॉर्म में नेगेटिव वैल्यू के साथ यूज कर लीजिए। ठीक है, जैसा कि एक एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में करवाया भी था आप लोगों को। ठीक है, तो जिसको मर्ज़ी ये तीनों केसेस याद कर ले कि भैया हमको अगर एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन दिया है तो हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का रिडक्शन दिया है तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे, और दोनों का ऑक्सीडेशन दिया है तो एनोड माइनस कैथोड करेंगे। ये है एनोड माइनस कैथोड, एनोड माइनस कैथोड। ठीक है, ओके। अब एनोड कैथोड सब पहचानने सिखा दिया गया है यहाँ पर से। अभी आज भी मैंने बता दिया है कि कैसे आप पहचानेंगे कौन इलेक्ट्रोड, ये कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है ना। जैसे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड है, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड है। ठीक है, ये हमने अभी आज भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आइए एक सवाल करते हैं, उस सवाल से आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे निकालना। सपोज़ कि आपको कोई सवाल है जिसमें एक आपको सेल रिएक्शन दिया गया है। ठीक है, अब इस सेल रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए, जिसमें एक तो आपका सिल्वर है और एक इलेक्ट्रोड सिल्वर का है और दूसरा इलेक्ट्रोड आपका कॉपर का है। 1 मोलर लिया गया है, यानी स्टैंडर्ड पोजीशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब आप इसमें ये देखिए कि दिया गया है आपका E0 Cu2 प्लस Cu इज इक्वस टू प्लस 0.34 वोल्ट, एंड आपका E0 Ag प्लस Ag इज इक्वस टू प्लस 0.80 वोल्ट। ओके, और क्या कह रहा है, EMF ज्ञात करना है। ठीक है, यानी आपको क्या ज्ञात करना है, ई सेल ज्ञात करना है। ठीक है, ई नॉट सेल ज्ञात करना है। ठीक,
अब आप ध्यान से देखिए कि हमको ई नॉट सेल ज्ञात करना है और हमें दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, लेकिन किस फॉर्म में दिया गया है, किस फॉर्म में दिया गया है। तो उसको हमें समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा, सेल रिएक्शन को समझना पड़ेगा। सेल रिएक्शन में देखिए कॉपर से कॉपर 2+ हो रहा है, तो कॉपर से कॉपर 2+ कैसे होगा आप बताइए। कोई भी तत्व है वो धनावेशित कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग के ही तो होगा, और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा यानी कि क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, यानी ये हमारा क्या है बेटा, एनोड है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए सिल्वर चेंज हो जा रहा है आयन से सिल्वर सॉलिड में, तो यहाँ पे भी तो क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, जो गेन हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन कहाँ होता है बेटा, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर होता है। तो इसका मतलब यह है कि इस सेल में जो सेल आपको दिया गया है उसमें कॉपर का आपका क्या है, एनोड है, और कैथोड क्या है, सिल्वर का है। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया। यानी अब ये जो कॉपर का एनोड है, यहाँ पर कॉपर के कैथोड की तरह इसका जो है दिया गया है क्या, मान। ठीक है, तो यहाँ जो मान दिया गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, यहाँ पर अगर आप देखिए तो 2+ से कॉपर में बदल रहा है, 2+ से कॉपर में बदल रहा है, यानी कि कॉपर का क्या दिया गया है, E0, 2+ से कॉपर में बदल रहा है, 2+ से कॉपर में बदल रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, 2+ से कॉपर में बदल रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका कितना है, +0.34 वोल्ट। ठीक है, और इसका क्या दिया गया है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, ये भी कहाँ से बदल रहा है, Ag+ से Ag हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी क्या दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया गया है। E0 किसके लिए, Ag का E0 रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया गया है, +0.80 वोल्ट। अब दोनों का जब रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड लगाना है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड कौन है, सिल्वर है, तो सिल्वर की वैल्यू पहले लिख देंगे, +0.80 माइनस एनोड कौन है, कॉपर है, तो एनोड की वैल्यू लिख दीजिए +0.34। अब इसको जब ओपन करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा, +0.80 माइनस 0.34। ठीक है, तो इसमें से माइनस आप कर दीजिएगा तो मिल जाएगा आपको पॉजिटिव वैल्यू, है ना, 0.46 वोल्ट। तो ये आपका E0 सेल आपको मिल गया। ठीक है, तो समझ में आई बात। अगर आपको दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो कोई बात नहीं है, सीधे सीधे आप E कैथोड माइनस E एनोड निकाल दीजिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E0 सेल इज इक्व टू E0 सेल इज इक्व टू E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, ये जो है दोनों एक ही बात है, क्योंकि आप एनोड लिखिए तो ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं, कैथोड लिखिए तो आप रिडक्शन लिख सकते हैं। किसके केस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में। ठीक है, तो आप चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और चाहे तो आप कैथोड एनोड के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें आपको समझने में आसानी हो, जिसमें आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। ठीक है, एक और बार मैं समझा देती हूँ। कोई भी सवाल मिले सबसे पहले आप सेल रिएक्शन को देखेंगे, सेल रिएक्शन में आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एनोड का काम कर रहा है और कौन सा कैथोड का काम कर रहा है। ठीक है, जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो गिवन वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है या रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में चेंज करके
वैल्यू को सेम फार्मूला में पुट करिए और सीधे सीधे कैलकुलेट कर लीजिए कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड या ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। बेटा ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे ना तो फिर इससे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन हैं, है ना, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हम रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं या एक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं। ठीक है, ये किस बिहाफ पे बनता है बेटा? ये रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा? डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का होगा। उन इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को बढ़ते हुए क्रम में जब रखा गया तो हमें क्या प्राप्त हुई? एक सीरीज़ प्राप्त हुई। इस सीरीज़ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को याद करने का तरीका है, आप एक न्यूमेरिक से याद कर सकते हैं। और इसको याद करना इसलिए भी ज़रूरी है बेटा, क्योंकि अगर आपको ये सीरीज़ याद हो गई ना तो फिर बिना वैल्यू की सहायता के भी आप ये पता कर सकते हैं कि कौन से विलयन में से कौन सा सॉल्ट जो है किस आयन को विस्थापित करेगा या नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो इसका बेटा न्यूमेरिक्स मैंने देखा था और थोड़ा उसमें हमने वो चेंज भी लाया है, तो उसको आप इस तरह याद कर सकते हैं, जैसे ले कर 12 सरकार का नाम मांगे अली महान जान कर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, सुनो पड़ोसी है। ठीक है, इसके बाद क्यों आई मर्क्यूरस आज हांगकांग में ब्रोमीन प्लैटिनम और फ्लोरीन। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, हांगकांग में ब्रोमीन प्लैटिनम और गोल्ड है फ्री। जो भी आपको जैसे भी आसान लगे वैसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसमें जो बेटा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपचायक है वो कौन है? लिथियम है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से, सबसे ज़्यादा आसानी से क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है। किसकी वैल्यू? इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है। इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है। कितनी होती है बेटा? -3.05 इतनी होती है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है वैल्यू, है ना। तो जो जितना कम होगा, इसको क्या है, बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है ना, तो -3.05 है। उसके बाद पोटेशियम का जो है वो -2.93 है। उसके बाद कैल्शियम का माइनस, जैसे भी करके ऐसे बढ़ते हुए क्रम में है।
ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने पे, ऊपर से टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आने पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। और हाइड्रोजन का कितना होता है? ज़ीरो। ज़ीरो होने के बाद यानी हाइड्रोजन के ऊपर एबव हाइड्रोजन, है ना। पहले तो क्या होगा? ऊपर से नीचे आने पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, पहली बात। दूसरी बात, एबव हाइड्रोजन जो होगा, जो एसआरपी की वैल्यू होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। और बिलो हाइड्रोजन एसआरपी की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, समझ में आई बात? जितना ज़्यादा पॉजिटिव एसआरपी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना अच्छा वो ऑक्सीडेंट होगा। ठीक है, और इसी तरह से जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना अच्छा वो रिडक्टेंट होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, अगर आपको याद है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं और उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलिए अब एक एक करके एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन को हिंदी में बेटा क्या कहते हैं? अनुप्रयोग। यानी हम इस जो सीरीज़ है, इस श्रेणी का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं और किन किन चीज़ों में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो पहला जो उपयोग है इसका बेटा, वो धातुओं के धन विद्युतीय लक्षण को ज्ञात करने में है। धातुओं के धन विद्युतीय लक्षण, ठीक है। धातुओं के धन विद्युतीय लक्षण यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल। कौन सा मेटल कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? जैसे आपको 4 मेटल दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि कौन सा प्रबल धन विद्युतीय है, कौन सा साधारण धन विद्युतीय है, कौन सा दुर्बल धन विद्युतीय है। तो आप ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्टेंट पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी इस चीज़ को बता सकती हैं। कैसे बता सकती हैं? आपके जो धातु होते हैं, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि धातु को आपको कैसे कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो बहुत जल्दी आयनित होते हैं, जो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी ऑक्सीकृत होते हैं, उन्हें हम प्रबल धन विद्युतीय तत्व कहते हैं या प्रबल धन विद्युतीय धातु कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव। दूसरे कौन से हैं? जो सामान्य हैं, ठीक है, जो सामान्य रूप से इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, तो उनको हम कहते हैं मॉडरेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, और तीसरे कौन होंगे? निश्चित रूप से वो दुर्बल होंगे। ठीक है, दुर्बल धन विद्युतीय यानी वीक। दुर्बल यानी क्या हुआ? वीक। ठीक है, तो एक वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हुए। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन सामान्य है और कौन दुर्बल है। ठीक है, तो बेटा ऐसी सभी धातुएं जिनके इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना है? -2.0 या उससे कम है, जिसका एसआरपी जो है बेटा, एसआरपी कितना है? कम है। कितने से? -2.0। -2.0 वोल्ट से अगर कम है तो हम उसे कहेंगे क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे लिथियम है, कैल्शियम है, बेरिलियम है, स्ट्रोंशियम है ना, मैग्नीशियम है, ये सब क्या हैं? यानी आप कह सकते हैं क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु जितने हैं, NS1 और NS2 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं? प्रबल धन विद्युतीय होते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉडरेट कौन से होते हैं? जिनका जो एसआरपी है वो कितना है बेटा? ग्रेटर देन
2.0 वोल्ट है। जैसे आपके जितने भी डी ब्लॉक के या पी ब्लॉक के कुछ मेटल्स हैं, जैसे एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, निकल है ना, ये सब आपका क्या है, मॉडरेट हैं, ठीक है। और ऐसे धन विद्युतीय तत्व जो हाइड्रोजन के नीचे हैं, जो बिलो हाइड्रोजन है, या जिसका जो एसआरपी है वो कैसा है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। एसआरपी क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो जब ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो कैसे होंगे, दुर्बल धन विद्युतीय तत्व होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम धन विद्युतीय तत्व को कैटेगराइज करना चाहें तो 3 रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, सामान्य और वीक, ठीक है। अब जैसे देखिए, मानिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके कुछ धातु हैं A, B, C, D, E, ये आपके 5 धातु हैं, ठीक है, जिनका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है, क्रमशः 0.80, -0.27, -1.66, -0.76 और +0.34 वोल्ट है, ठीक है। ये आपको 5 धातु के इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस तरह दिए गए हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख करके आप समझ जाइए कि अगर ये पॉजिटिव दिया गया है तो यानी हाइड्रोजन के नीचे है, और नेगेटिव दिया गया है यानी कि वो हाइड्रोजन के ऊपर है, ठीक है, समझ गए। अब इनको कह रहा है कि इनको धातु के धन विद्युतीय लक्षण के घटते क्रम में, क्या है, धन विद्युतीय लक्षण के घटते क्रम में, घटते क्रम मतलब क्रम में रखें, घटते क्रम में रखें। घटते क्रम में रखने का मतलब क्या है कि धन विद्युतीय क्रम क्या हो जाए, वो घट जाए, कम हो जाए, मतलब जो बाद में आएगा वो कम धन विद्युतीय होगा, जो पहले आएगा वो ज़्यादा धन विद्युतीय होगा। आप लोग क्या करते हैं, अक्सर गलती करते हैं, क्रम उल्टा लिख देते हैं, सही लिखेंगे आंसर लेकिन उल्टा समझ लेते हैं। घटते क्रम का मतलब क्या हुआ कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाएं, तो इधर आपको कम और इधर आपको ज़्यादा हो, तो इसे हम घटता क्रम कहेंगे। इसे हम कौन सा क्रम कहेंगे, घटता क्रम कहेंगे। और बढ़ते हुए क्रम में इसका उल्टा हो जाएगा, समझ गए। तो ये तो सिर्फ हमने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बताया कि कैसे आप इस चीज़ को समझेंगे कि घटता क्रम का मतलब क्या है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि हम आंसर कैसे करेंगे, ठीक। तो आंसर करने के लिए बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यह समझना है कि धन विद्युतीय लक्षण किसका ज़्यादा होता है। क्या बताया गया है कि जिसका एसआरपी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, वो उतना ही कैसा होगा, प्रबल धन विद्युतीय होगा। ये बताया गया है ना, वो प्रबल धन विद्युतीय होगा। ये पहला लक्षण यही तो बताया गया है ना कि जितना ज़्यादा नेगेटिव एसआरपी है उतना ज़्यादा वो प्रबल धन विद्युतीय है, ठीक। और अगर पॉजिटिव है तो वो दुर्बल धन विद्युतीय है। तो बस इसमें आप देख लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है किसका है, उससे अरेंज कर लीजिए आप, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे जो ऋणात्मक वैल्यू, सबसे ज़्यादा ऋणात्मक वैल्यू कौन सी है, -1.66। ये किसका है, 1 2 3 सी का है, ठीक है ना। तो यानी सबसे प्रबल धन विद्युतीय कौन होगा, सी होगा, ओके। देन किसका है 0.76 यानी डी होगा। देन कौन है आपका -0.27 यानी बी होगा। उसके बाद आपका 0.34 पॉजिटिव यानी ई होगा, और सबसे लास्ट में आपका ए होगा। तो ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है ग्रेटर के निशान से, और ये आपका घटता हुआ क्रम है।
तो या आप ग्रेटर का निशान लगा देते हैं या लेसर का निशान लगा देते हैं तो कोई कन्फ्यूज़न रह ही नहीं जाता है, ठीक है। और आपको कंफर्म करना है तो इसके नीचे नीचे आप इसकी वैल्यू लिख लिख करके भी समझ सकते हैं कि हाँ इसका -1.66 है, इसका -0.76 है, इसका आपका -0.27 है, इसका आपका 0.34 पॉजिटिव वैल्यू है और ये लास्ट आपका ए का +0.80 वैल्यू है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये है आपका धन विद्युतीय लक्षण को। अब बहुत ही सिंपल सा सवाल है, फुल मार्क्स मिलता है, लेकिन ज़रा सा अगर आप लोग बस इतना ध्यान रख लें कि हाँ एक प्रॉपर्टी आपको याद रख लेनी है, वो कौन सी? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना अधिक नेगेटिव होगा वो उतना ही प्रबल धन विद्युतीय होगा। एक चीज़ याद कर लिया तो उसका अपोजिट वगैरह तो सब आप लगा ही लेंगे दिमाग से, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। दूसरा एप्लीकेशन बेटा आपका है क्रियाशीलता की तुलना, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना। कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी। अब डिफरेंट मेटल्स में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है, इस बात का पता भी हम आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जो भाई ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना, वो कम रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, हटा देगा उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव वाला, है ना, यानी जिसका हायर एसआरपी होगा, जिसका ग्रेटर एसआरपी होगा, है ना, वह लेसर एसआरपी वाले को क्या कर देगा? अधिक क्रियाशील होगा उसकी अपेक्षा, है ना, उससे क्रिया करके उसको हटा देगा। तो विस्थापन वाले में भी यही कंसेप्ट आपको समझना है, ठीक है। तो अगर ग्रेटर एसआरपी है तो मोर रिएक्टिव, और अगर लेसर एसआरपी है तो लेस रिएक्टिव। कितना आसान है। एसआरपी समझ रहे हैं ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, ठीक है। तो बस इसमें भी वही करना है, आपको मान दिया रहेगा, आप देख करके बता देंगे कि कौन सा आपका ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा आपका कम रिएक्टिव है। तो क्रियाशीलता के क्रम का क्वेश्चन इस पे बन सकता है आपको। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि आपके कुछ धातुएं हैं X, Y एंड Z, ठीक है, और इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? +0.40, -0.50 और -1.36 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि क्रियाशीलता का क्रम बताइए, क्रियाशीलता का क्रम। अब घटना बढ़ना नहीं बताया है, क्रम। ग्रेटर का निशान लगा देंगे तो भी हो जाएगा या लिख देंगे तो भी हो जाएगा। अब आंसर करना कितना आसान है, देखिए X, Y, Z 3 है और तीनों का एसआरपी को आप देख लीजिए, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज़्यादा एसआरपी नेगेटिव में है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? Z होगा। उसके बाद कौन होगा? Y होगा। और उसके बाद कौन होगा? X होगा। बस हो गया आंसर। कितना आसान है देख लीजिए। सिर्फ आपको क्रम लिखना है और पूरा मार्क्स आपके मार्कशीट पे, है कि नहीं। तो इसको आप समझ लीजिए, बहुत आसान है, उसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विस्थापन रिएक्शंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो भी मैं बात कर रही थी कि कौन सा धातु किसको विस्थापित करेगा। विस्थापन अभिक्रियाएं। अगला एप्लीकेशन है कि हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा धातु किस धातु को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। और इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और ज़रूर बनता है, ठीक है। तो इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए, है ना। अब विस्थापन में क्या होगा? जो आपका ज़्यादा एसआरपी वाला होगा वो कम एसआरपी वाले को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि
टॉप वाला अपने बॉटम वाले को, अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापित कर देना है ना, कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को विस्थापित कर देगा। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को विस्थापित कर देगा। या अगर आपको ऊपर नीचे सीरीज़ नहीं याद है तो आप ये याद कर लीजिए कि जिसका हायर एसआरपी है वो लोअर एसआरपी वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ये बहुत आसान है याद करना कि हायर एसआरपी जो है वो लोअर एसआरपी को डिस्प्लेस कर देगा। इसमें आपको जो है वैल्यू दिया रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इन केस आपको क्वेश्चन इस तरह का पूछ दे कि कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर धातु को विस्थापित कर देती है जबकि विपरीत अभिक्रिया संभव नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में क्वेश्चन में ही आंसर हिंट है कि कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर धातु को विस्थापित कर देती है। आप अपने आप समझ जाइए कि ये विस्थापित कर दे रही है, इसका मतलब कॉपर ऊपर है सिल्वर नीचे है, क्योंकि ऊपर वाला नीचे को विस्थापित कर देता है, ये आपको पता है। तो अगर आपको ये दो कंसेप्ट पता है, एक तो आपको एसआरपी के आधार पर कि ग्रेटर एसआरपी रिप्लेस द लेसर एसआरपी, या दूसरा क्या कि टॉप वाला बॉटम वाले को हटा देगा, तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। कह रहा है कि कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर धातु को विस्थापित कर देती है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि कॉपर सिल्वर से ऊपर है इसलिए विस्थापित कर देती है, वाइस वर्सा, जबकि विपरीत अभिक्रिया संभव नहीं है। तो आप ये लिख देंगे कि चूंकि इसका जो है एसआरपी उससे कम होता है इसलिए वो विस्थापित नहीं करता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं बेटा जिसमें आंसर खुद ही इंक्लूडेड रहता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका अपचायक क्षमता। धातुओं की अपचायक क्षमता, कि कौन कितना अच्छा अपचायक है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इसको कहते हैं रिड्यूसिंग पावर, यानी कैसा रिडक्टेंट है वो, कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है वो, ये है आपका रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हायर एसआरपी, एसआरपी का मतलब हायर एसआरपी हमेशा यहाँ हायर नेगेटिव की बात होगी। ठीक है, समझ में आई बात। वैल्यू कैसी होगी, हायर एसआरपी विद नेगेटिव वैल्यू, समझ रहे हैं। तो हम कहेंगे क्या करेंगे कि ये ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसका रिड्यूसिंग पावर कैसा होगा, ज़्यादा होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी आपने हायर का मतलब है, तो हायर का मतलब यही है कि इसकी वैल्यू मोर निगेटिव हो, कैसी हो, मोर निगेटिव हो, और इसकी लेस निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेस निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। समझ रहे हैं, यहाँ हर जगह आप इस बात का मतलब यही समझिएगा, ये नहीं उल्टा मत समझ लीजिएगा हायर का मतलब कि हाँ पॉजिटिव में हायर वैल्यू, नहीं। ठीक है, एसआरपी का मतलब है रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में हम देखते हैं जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है उसको उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है वो, क्योंकि वो उतना आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगला जो है आपका एप्लीकेशन, अधातुओं की ऑक्सीकारक क्षमता की तुलना। धातु का अपचायक क्षमता है तो ऑक्सीकारक का क्या होगा, अधातु का क्या होगा, एक सेकेंड, अधातु का, अधातु की ऑक्सीकारक क्षमता होगी। क्षमता, ऑक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है,
अब ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसे पहचानेंगे? जिसका जितना ज़्यादा SRP विद क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उतना अच्छा ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो मेटल हैं और एक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SRP की वैल्यू, अगर SRP की वैल्यू क्या है, एक की 0.80 है और दूसरे की 0.34 है। ठीक है, तो 880 वाला 34 से ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जिसका ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीकारक होगा। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट में जिसका जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा SRP का वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है धातु ऑक्साइडों का ऊष्मीय स्थायित्व। मेटल ऑक्साइड्स की बात हो रही है। धातु ऑक्साइडों का ऊष्मीय स्थायित्व। ऊष्मीय स्थायित्व का मतलब बेटा कि गर्म करने पर, अगर मान लो किसी धातु का ऑक्साइड है, किसी भी धातु का ऑक्साइड है और उसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तो गर्म करने पर वह धातु टूटेगा या नहीं टूटेगा, धातु और ऑक्सीजन में वो टूटेगा या नहीं टूटेगा, ऐसा कहने का मतलब उसका अपघटन होगा या नहीं होगा। मान लो कोई मेटल का ऑक्साइड है, उसको आपने हीट किया, ठीक है, तो या तो उसका अपघटन होगा या तो नहीं होगा, या तो अपघटन होगा या तो नहीं होगा। तो ये क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी ही तो है कि आपने हीट किया, अपघटन हो गया, तो यानी कि स्टेबल नहीं है, यानी कि ये स्टेबल स्थायी नहीं है। और अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो स्थायी है, स्टेबल है। ठीक है ना, तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब कि अगर आपका कोई भी मेटल का ऑक्साइड है, अगर उसको हम गर्म कर रहे हैं और वो मेटल प्लस ऑक्सीजन में टूट जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि हाँ ये इसका अपघटन हो गया, ये टूट गया, है ना, तो यानी कि ये थर्मली स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं टूटा तो हम कहेंगे ये थर्मली स्टेबल है। ठीक है, अब ये किस बात पर निर्भर करती है, ये इस बात पर निर्भर करती है कि जो आपका मेटल है वह कितना ज़्यादा धन विद्युती है, वह कितना ज़्यादा क्या है, धन विद्युती है। जितना ज़्यादा धन विद्युती होगा उसका अपघटन नहीं होगा, और अगर मेटल आपका कम धन विद्युती है, मेटल आपका कम धन विद्युती है यानी दुर्बल धन विद्युती है, या आपका मॉडरेट सामान्य धन विद्युती है, तो वो आपका अपघटन होगा। बस सीधी सी बात आपको ये ध्यान देनी है कि अगर आपका मेटल क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मेटल आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और उसके ऑक्साइड को अगर आप अपघटित करना चाहेंगे तो वो अपघटित नहीं होगा। लेकिन आपका मॉडरेट या वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है और उसके ऑक्साइड को अगर आप ले लेते हैं, जैसे आप सिल्वर का ऑक्साइड ले लीजिए, या आप गोल्ड का ऑक्साइड ले लीजिए, या आप मरकरी का ऑक्साइड ले लीजिए, तो ये आपका अपघटन होगा, ये आपका अपघटन हो जाएगा, ऑक्सीजन और मेटल में टूट जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप मान लीजिए लिथियम का लेते हैं या सोडियम का ले रहे हैं या बेरियम का ले रहे हैं ऑक्साइड, तो इनके ऑक्साइड अपघटित नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? तो मेटल, ऐसे मेटल जिनके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है उनके ऑक्साइड अपघटित नहीं होते हैं गर्म करने पर, और जो दुर्बल हैं या सामान्य की श्रेणी में हैं, निम्न सामान्य में हैं, वो अपघटित हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के रीजनिंग वाले क्वेश्चन आए तो आप यही बताइएगा, उस पे आधार पे आप देख लीजिएगा कि वो किस प्रकार का है, दुर्बल है या प्रबल है। अगर प्रबल है तो उसका ऑक्साइड अपघटित नहीं होगा, अगर दुर्बल मेटल है तो उसका ऑक्साइड अपघटित हो जाएगा।
नेक्स्ट है बेटा आपका धातु ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन, है ना। कुछ धातु के ऑक्साइड्स होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर अपचयित हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं अपचयित होते हैं। तो इसको आसान है याद करना कि जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड्स हैं जो आपके आयरन के ऊपर स्थित हैं वो सक्रिय होते हैं, और हाइड्रोजन के धातु ऑक्साइडों से धातु को विस्थापित नहीं करते हैं। ठीक है, यानी आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, है ना, आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में लोहे के ऊपर स्थित जितने ऑक्साइड्स हैं, मतलब कहने का ये है कि इससे ऊपर आप जिसको जिसको देखिए और नीचे जिसको जिसको देखिए, है ना, तो जो ऊपर वाले होंगे वो ज़्यादा सक्रिय होंगे, वो ज़्यादा सक्रिय होंगे, और नीचे वाले जो हैं वो आयरन से कम सक्रिय होंगे। तो जो कम सक्रिय होंगे वो तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेंगे, और जो ज़्यादा सक्रिय होंगे वो उसके ऑक्साइड्स हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो अभिक्रिया करेंगे वो मेटल प्लस H2O बना देंगे, और जो नहीं करेंगे वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, वो आपका हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो कॉपर हट करके वो जल बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका निकिल है, निकिल का ऑक्साइड अभिक्रिया करेगा तो निकिल अलग हो जाएगा और जल बनेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आप इससे ऊपर वाले ऑक्साइड्स को देखें, है ना, जैसे आपने बेरियम का ऑक्साइड ले लिया और उसको H2 से अभिक्रिया कराया, अपचयन कराया, तो ये अभिक्रिया नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर जो तुलना है हम किससे करेंगे, आयरन से करेंगे। आयरन के ऊपर वाले जितने मेटल हैं वो ज़्यादा सक्रिय हैं, तो वो ज़्यादा सक्रिय हैं इसलिए उस मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं देते हैं। लेकिन जो आयरन से कम सक्रिय हैं उसके जो ऑक्साइड्स हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे और अलग होकर के जल देंगे। ठीक है, समझ गए बात। तो ये है आपके धातु ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन किस प्रकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बेटा प्रॉपर्टी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है, क्या हो रहा है, गड़बड़ गड़बड़, कैसे 8 लिख दिया है। विद्युत अपघटन के उत्पाद का पता लगाना। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि अगर आपका विद्युत अपघटन हो रहा है तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस बात का पता लगाने के लिए भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा 2 क्रम है जो आपको याद रख लेना चाहिए, और उस क्रम के आधार पर आप बता सकते हैं कि किसका जो है, एक सेकेंड, कैथोड पर कौन और एनोड पर कौन प्राप्त होगा इलेक्ट्रोलिसिस के बाद। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब जैसे हम कोई सॉल्ट है उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, है ना, तो वो आपका कैटायन और एनायन में टूट जाता है ना, कैटायन और एनायन में टूटता है, और वो जो है एनोड और कैथोड पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो कैथोड पर जो प्राप्त होगा वो किस क्रम में प्राप्त होगा, कौन, अगर आपके हैं मान लीजिए मोर देन 1 साल्ट है तो पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन में फेरस, फिर हाइड्रोजन, क्यूप्रिक,
सिल्वर और गोल्ड। ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। बढ़ता हुआ क्रम है। एनोड पर क्या मुक्त होगा ये भी देख लेते हैं। ये तो हो गया कैथोड पर। जो एनोड पर मुक्त होगा उसका भी क्रम नोट कर लीजिए कि आपका यदि सल्फेट है, नाइट्रेट है, हाइड्रोक्साइड है तो O2। जब भी हाइड्रोक्साइड होगा बेटा तो O2 मुक्त होगा, ठीक है। ब्रोमाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये आपका विसर्जन में बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो एनोड पर आपको क्या मिलेगा और कैथोड पर आपको क्या मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपके दो आयन मिल रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बाद। मान लीजिए आपने कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराया। सपोज़ आपने एक एग्जांपल लिया कि आपने कॉपर सल्फेट का क्या कराया, इलेक्ट्रोलिसिस कराया। तो जब हम बेटा कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, है ना, तो वाटर के साथ इसका होता है। तो इसमें जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा, है ना, एक्वस सोल्यूशन लेंगे ना, एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तो इसमें हमें 4 आयन प्राप्त होते हैं। कॉपर आयन प्राप्त होगा, सल्फेट आयन प्राप्त होगा, हाइड्रोजन आयन प्राप्त होगा और OH आयन प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या है, ये आपके जो हैं कहाँ प्राप्त होंगे, ये एनोड पर जाकर प्राप्त होंगे, ठीक है। एनोड की ओर जाएंगे और ये आपके कहाँ जाएंगे, कैथोड की ओर जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें से कौन एनोड पे, दो है ना, तो दो में से कौन एनोड पर सॉरी, कौन एनोड पर प्राप्त होगा। तो अब यहाँ का आप क्रम देखिए, है ना, यहाँ पे आप क्रम देखिए। तो OH और सल्फेट आयन, दो आयन हैं, दोनों में से किसका अपचयन विभव ज़्यादा है इस क्रम के अनुसार देखिए। तो OH का ज़्यादा है। OH का आप जान लीजिए कि +4 होता है, 0.4, और सल्फेट का +2 होता है, ठीक है, अपचयन विभव। तो आप देख लीजिए जिसका ज़्यादा होगा वो जो है बढ़ते हुए क्रम में आप देख लीजिए OH का है तो OH पहले, सल्फेट का ज़्यादा है, OH का कम है, तो बाद में कौन है, OH है, तो O2 मुक्त होगा, ठीक है, O2 मुक्त होगा। इस तरीके से कैथोड पर भी देख लीजिए, कॉपर है और हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। कॉपर का अपचयन विभव कितना है, 0.34 होता है, और हाइड्रोजन का तो आप जानते हैं कि 0 होता है। तो किसका ज़्यादा हुआ, किसका ज़्यादा हुआ, कॉपर का ज़्यादा हुआ, यानी कि कॉपर आयन मुक्त होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ जाइए कि इस क्रम के हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि कैथोड पर और एनोड पर आपका इलेक्ट्रोलिसिस का कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ठीक है। लास्ट वन है आपका कि रिडॉक्स रिएक्शन होगा या नहीं होगा, इसकी संभावना भी आप इससे बता सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन होने की संभावना हम बता सकते हैं कि जो रिएक्शन है उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये बात भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो सेल का विद्युत वाहक बल देख करके ये बताया जाता है कि अगर आपका E0 सेल जो है पॉजिटिव है ना, तो सेल में विद्युत धारा की दिशा दी गई दिशा के समान है होती है, ठीक है, और ये ऋणात्मक मान को दर्शाता है। इसी के विपरीत अगर नेगेटिव है ना, तो उसके विपरीत होगा। यानी E0 सेल का मान जितना अधिक पॉजिटिव होगा, अभिक्रिया होने की संभावना उतनी अधिक होगी। अभिक्रिया होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ई सेल के कैलकुलेशन से भी हम बता सकते हैं कि आपकी होने वाली जो विक्रिया है वो रिडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा
आपका यूज़ धातुओं के निष्कर्षण में भी होता है, धातुओं के निष्कर्षण में। अब तो मेटलर्जी पार्ट हट गया है ना, नहीं तो वहाँ पर जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं तो वहाँ पर एक जो है एलॉय होता है और उससे आपको विस्थापित करना होता है, तो दूसरे मेटल का यूज़ किया जाता है, उससे मोर रिएक्टिव मेटल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ धातुओं के निष्कर्षण में भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के सहायता से इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, होमवर्क मैं अलग से आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इक्वेशन फिर रह गया, 1 घंटे का वीडियो हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा का। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय बाय।